और फिर नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो इनडायरेक्ट रिटेनर्स हैं। तो इनडायरेक्ट रिटेनर्स जैसे उनके नाम से पता चल रहा है कि वो रिटेंशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं जैसे आपके क्लैस्प्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। काम इनका बेसिकली यही है कि इन्होंने रिटेंशन प्रोवाइड करनी है। अब होता ही है बेसिकली जो आपकी डिस्टल एक्सटेंशन बेसिस होती हैं वो जब अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव करती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लोअर में जो डेंचर है फॉर एग्जांपल उसमें डिस्टल एक्सटेंशन बेस है जिसके ऊपर आपने कोई स्टिकी चीज़ खाई है, तो वो उसकी फोर्स से अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव कर रही है। तो जो एंटीरियर आपका पोर्शन होगा यानी एंटीरियर पार्ट ऑफ द डेंचर जो होगा वो अराउंड द आपका फल्क्रम यानी जहाँ पे रेस्ट दिया होगा उसके अराउंड रोटेट करता हुआ डाउनवर्ड मूव करेगा यानी टिश्यूवर्ड मूव करेगा। तो इस जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द डेंचर की डाउनवर्ड या टिश्यूवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो इनडायरेक्ट रिटेनर्स होते हैं, और ये डेफिनेट रेस्ट्स बना के दी जाती हैं एंटीरियर टीथ के ऊपर। तो अब क्योंकि वो एंटीरियर पार्ट को टिश्यूवर्ड मूव नहीं करने दे रहा, तो ऑब्वियसली इसी तरह जो आपका पोस्टीरियर पार्ट अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव कर रहा है वो भी मूव नहीं करेगा। वो सारी जो आपकी फोर्स होगी वो जो इनडायरेक्ट रिटेनर्स हैं वो आपके आगे टीथ पे जिस पे भी आपने रेस्ट बना के इनडायरेक्ट रिटेनर दिया उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्योंकि आपका जो डिस्टल एक्सटेंशन बेस है वो अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव नहीं कर रही, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिटेंशन, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट रिटेनर्स हैं क्योंकि इनडायरेक्टली रिटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फिर उसने एक पिक्चर दिखाई हुई है कि एक फल्क्रम है यानी एक बीम को एक पार्ट के ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। तो फल्क्रम से आपने हमेशा रेस्ट मुराद लेनी है जब आप डेंचर की बात कर रहे होंगे। तो बी पार्ट में उसने दिखाया कि जिस पॉइंट पे वो फोर्स लगा रहा है ना, फ़र्ज़ कर लें कि ये पोस्टीरियर या डिस्टल एक्सटेंशन बेस है डेंचर की, तो जो फल्क्रम उसने दिखाया है वो रेस्ट है। तो अवे फ्रॉम द टिश्यू जब वो मूव कर रहा है यानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो फल्क्रम के अराउंड आप ये समझें कि एंटीरियर वाला पोर्शन जो है वो नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ रेस्ट दिया हुआ है, कोई डायरेक्ट रिटेनर भी नहीं दिया हुआ, तो फल्क्रम यानी रेस्ट भी आपका डिसलॉज होकर ऊपर चला जाएगा। बी पॉइंट में आपका ये पता चल रहा है, यानी सिर्फ आपने रेस्ट दिया हुआ है, तो जब अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव करेगा तो रेस्ट भी डिसलॉज होके अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव कर जाएगा। अब सी पिक्चर में उसने दिखाया कि उसने डायरेक्ट रिटेनर भी दिया हुआ है। डायरेक्ट रिटेनर का काम यह है कि उसने डेंचर को डिसलॉज नहीं होने देना। अब फोर्स जब लगाई गई है तो डिस्टल एक्सटेंशन तो मूव की है ऊपर को, और फल्क्रम के अराउंड जो है ना वो आपका एंटीरियर पार्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी आप समझ लें टिश्यूवर्ड मूव कर रहा है। और जो डी पिक्चर है उसमें उसने एंटीरियरली इनडायरेक्ट रिटेनर दिया हुआ है, यानी एंटीरियर जो पोर्शन है उसको टिश्यूवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं होने दे रहा। तो जब फोर्स लग रही है तो ये सारे कंपोनेंट्स मिल के जो ओवरऑल मूवमेंट है उसको डेंचर की मूवमेंट को नहीं होने दे रहे, और जो सारी फोर्सेस होंगी वो इनडायरेक्ट रिटेनर और जो आपका रेस्ट होगा उसके थ्रू आपके अबटमेंट्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इनडायरेक्ट रिटेनर क्या करता है। और फिर ये है कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके पोस्टीरियर साइड से अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव कर रहा है और एंटीरियरली आपने इनडायरेक्ट रिटेनर देना है ताकि वो एंटीरियरली डाउनवर्ड मूव ना करे, तो जितना एंटीरियरली आप दे सकते हैं उतना ही वो अच्छा होगा। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि एक आपने फल्क्रम लाइन ड्रॉ करनी होती है और उससे आपने परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना होता है, तो वो जिस टीथ पे जाके गिरेगा तो वो आपका समझ लें कि बेस्ट टूथ होगा जिसके ऊपर आप इनडायरेक्ट रिटेनर दें तो वो अपना फंक्शन कर सके। तो उसने यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। जो ए और बी है वो बेसिकली क्लास 1 कैनेडी है, तो उसमें आपकी दोनों तरफ बायलैटरल डिस्टल एक्सटेंशन बेस है। तो उसके अंदर सिंपल ये हुआ है कि आपने जो पोस्टीरियर दो अबटमेंट्स होते हैं ना उनको एक लाइन से ज्वाइन करना है, ये आपकी फल्क्रम लाइन होगी। यानी आप ये समझ लें कि इन दोनों के ऊपर आपने रेस्ट देना है, तो ये आपकी फल्क्रम लाइन है। तो इससे जो उसने परपेंडिकुलर गिराया है आगे, तो यूजुअली अब अगर आप ए में देखें तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो डायरेक्ट सेंट्रल इंसाइजर के ऊपर जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि सेंट्रल इंसाइजर्स में एक तो स्लोप बनी होती है लिंगुअल साइड पे, और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि आपके सारी ये जो फोर्सेस उस पर लगनी है वो जो है वो उसको बियर कर सकें। तो यूजुअली इंटीरियर्स अवॉइड किए जाते हैं और प्री मोलर्स को प्रेफर किया जाता है। प्री मोलर पे नहीं दे सकते किसी वजह से, तो फिर केनाइन्स प्रेफर किए जाते हैं, लेकिन इंसाइजर्स यूजुअली अवॉइड किए जाते हैं। तो इसलिए उसने केनाइन्स के ऊपर मार्क लगाया हुआ है। फिर सी और डी में उसने दिखाया कि ये कैनेडी क्लास 2 है, यानी एक साइड पे यूनिलैटरल जो है वो फ्री एंड सैडल है, और
मॉडिफिकेशन स्पेस है आपकी दूसरी साइड पे। तो जो दोनों पोस्टीरियर अबटमेंट्स हैं उनसे उसने फुलक्रम लाइन लगाई है, और जो सीम में उसने दिखाया उससे जो लाइन लगी है वो केनाइन के ऊपर जा रही है। तो केनाइन आपका यूज़ होगा इनडायरेक्ट रिटेंशन के लिए, जबकि जो डी में उसने लाइन लगाई है वो मॉडिफिकेशन स्पेस के बिल्कुल आगे जो टूथ है उसके ऊपर आ गई है। तो उस पर क्योंकि आपने वैसे भी एक रेस्ट देना होता है, तो वही रेस्ट जो होगा वो आपका इनडायरेक्ट रिटेनर का काम करेगा इस केस के अंदर। और फिर ई और एफ के अंदर आपने उसने दिखाया कि क्लास 4 कैनेडी है, और उसके अंदर जो मोस्ट इंटीरियर आपका अबटमेंट होगा वो फुलक्रम लाइन बनाएगा, और उससे ऑब्वियसली फिर पीछे की तरफ आपकी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जोन सा भी टूथ उस पर आएगा। यूजुअली द मोस्ट पोस्टीरियर टूथ आ जाएगा जो कि सपोर्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर आपकी इनडायरेक्ट रिटेनर लगेगी। और फाइनली फिर आपकी क्लास 3 कैनेडी क्लास 3 आ जाती है। तो उसमें उसने ये कहा है कि जो जी है ना, उसमें उसने कहा है कि जो राइट साइड पे आपका मोलर पड़ा हुआ ना पीछे, वो एक समझ लें कि उसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, यानी आफ्टर सम टाइम उसने भी गिर जाना है, तो उसको आपने कंसिडर नहीं किया एज अबटमेंट। तो इस साइड पे इंटीरियर जो आपका आ रहा है केनाइन, उसको आपने अबटमेंट लिया, दूसरी साइड पे जब वो पोस्टीरियर आपका मोलर है वो अबटमेंट है। तो इनके ऊपर फुलक्रम लाइन लगी है, और इससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके केनाइन के ऊपर इनडायरेक्ट रिटेनर दिया है। और एच में ये उसने दिखाया कि इंटीरियर फॉर एग्जांपल आपके अनसपोर्टेड है, यानी वो मोबाइल है या कोई इस तरह की रीज़न है, तो उसमें भी जो फिर उसको छोड़ के जो अबटमेंट्स बनेंगे उनको आपने फुलक्रम लाइन के तौर पे यूज़ करना है। और क्योंकि इंटीरियरली आपके टूथ जो है वो वीक है और उनका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, तो फिर पोस्टीरियर की तरफ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वहाँ पे अपना इनडायरेक्ट रिटेनर दिया। अब फिर उसने कुछ फैक्टर्स बताया है कि इनडायरेक्ट रिटेनर्स की इफ़ेक्टिवनेस को जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें पहली चीज़ उसने बताई है कि जो आपका मेन रेस्ट होगा ना, यानी प्रिंसिपल एक्लूजल रेस्ट, जिसका काम सपोर्ट देना है, वो अपनी पोजीशन पे पड़ा हुआ होना चाहिए, यानी विद डेंचर मूवमेंट जब उसके ऊपर फोर्स पड़ रही होगी तो वो अवे फ्रॉम द टिश्यू या टिश्यू वर्ड मूव ना करे। और क्योंकि उसी के अराउंड ऑब्वियसली फुलक्रम ने मूव करना है, तो अगर वो अपनी पोजीशन पर रहेगा तो बाकी जो डेंचर के कंपोनेंट्स हैं वो भी अपनी पोजीशन पर रहेंगे, तो फिर ही अपना नॉर्मल काम कर सकेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपका जो प्रिंसिपल एक्लूजल रेस्ट है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर रहे विद नॉर्मल जो फंक्शनल मूवमेंट्स हैं उसके साथ। सेकंड फिर उसने डिस्टेंस फ्रॉम फुलक्रम लाइन बताया, जो भी हमने सारा देखा कि डिस्टल एक्सटेंशन की जो है वो लेंथ कितनी है, और फुलक्रम लाइन कहाँ पे बन रही है, और फुलक्रम लाइन से कितनी दूर आपका इनडायरेक्ट रिटेनर आप दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जितना फुलक्रम लाइन से दूर होगा ना उतना आपका इनडायरेक्ट रिटेनर इफेक्टिव होगा। और फिर वो कहता है कि जिस इनडायरेक्ट रिटेनर को माइनर कनेक्टर के थ्रू आपने जो है मेजर कनेक्टर उसके साथ ज्वाइन किया हुआ है वो बिल्कुल रिजिड होना चाहिए। तो जितना वो रिजिड होगा उतनी ही अच्छा अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और फाइनली वो कह रहा है कि जिस टूथ के ऊपर आपने दिया उसको प्रिपेयर करना है, उसकी इफेक्टिवनेस उसके टूथ सरफेस से होगी, यानी आपने उसके ऊपर प्रॉपर एक रेस्ट सीट बनानी है, और कोई इंक्लाइंट प्लेन वगैरह नहीं होना चाहिए, ताकि दांत जो जिसके ऊपर भी आप इनडायरेक्ट रिटेनर दे रहे हैं तो उसके ऊपर कोई इंक्लाइंट प्लेन की फोर्सेस लग के उसकी टिपिंग वगैरह ना स्टार्ट हो जाए। तो बेसिकली इस पॉइंट के अंदर सारे रेस्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आ जाएंगे। और फिर वो एक तो इनडायरेक्ट रिटेनर का ऑब्वियसली फंक्शन हो गया कि उसने अवे फ्रॉम द टिश्यू डिस्टल एक्सटेंशन बेस की मूवमेंट नहीं होने देनी। उसके अलावा उसके क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहले वो कहता है कि इट टेंड्स टू रिड्यूस एंटर पोस्टीरियर टिल्टिंग। ऑब्वियसली जब वो डिस्टल एक्सटेंशन बेस को अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव नहीं करने दे रहा और इंटीरियर पार्ट को टिश्यू वर्ड मूव नहीं होने दे रहा, तो एंटर पोस्टीरियर जो टिल्टिंग है वो मिनिमम हो जाएगी इसके यूज़ से। सेकंड जो उसने पॉइंट बताया है, इसका यूज़ बताया है, वो ये है कि जब ऑब्वियसली इसके साथ माइनर कनेक्टर है उसके ऊपर आपने एक्सियल सरफेस को भी कवर किया हुआ है, जिस तरह आपको गाइड प्लेन कवर कर रहा होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के अगेंस्ट स्टेबलाइजेशन देगा उसको। फिर ये है कि क्योंकि ये किसी इंटीरियर टीथ के लिंगुअल साइड पे लगा हुआ है, अगर आप इंटीरियर टीथ पे दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल केनाइन के लिंगुअल साइड पे आपने प्रिपेयर करके दिया, तो केनाइन के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई लिंगुअल साइड पे फोर्स लगनी है तो ये उसको उसके अगेंस्ट यानी उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा और स्टेबलाइज करेगा। और फिर यह है कि ऑब्वियसली इसको आप रेस्ट सीट के ऊपर बना के तो फिर यूज़ कर रहे हैं, तो ये एज एन ऑक्सिलरी रेस्ट भी काम करेगा, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा डेंचर को, टिश्यू वर्ड भी मूव नहीं होने देगा। और फाइनली वो कहता है कि ये फर्स्ट इंडिकेशन हो सकती है इस पे, अगर आप
नोटिस करें कि डेंचर बेस को रीलाइनिंग की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आपकी डिस्टल एक्सटेंशन बेस पे जो है वो रिज रिजॉर्प्शन हो गई है, जिसकी वजह से आपका जो डिस्टल एक्सटेंशन बेस है वो थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव कर गई है। तो अगेन जो फुलक्रम बन रहा है आपका, उसके हिसाब से एंटीरियरली वो अपवर्ड मूव करेगा। तो डेंचर जब पेशेंट सीट करेगा तो जो इनडायरेक्ट रिटेनर है वो अपनी सीट पे नहीं होगा, वो थोड़ा सा उठा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके डेंचर को रीलाइनिंग की ज़रूरत है। जो डिस्टल एक्सटेंशन बेस है वो ज़्यादा रिजॉर्व हो गई हुई है। और फिर वो डिफरेंट फॉर्म्स बता देता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और इसको जल्दी से देख लेते हैं कि पहली जो फॉर्म है वो ऑक्सिलरी एक्लूजल रेस्ट है, यानी आपने जिस तरह नॉर्मल रेस्ट बनाना होता है ना, उसी तरह आपने यानी फुलक्रम लाइन लगा के तो सूटेबल टूथ फाइंड करके उसके ऊपर सिंपल एक रेस्ट दे देना है। अब फिर वो कहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ या एक पॉइंट एक्स्ट्रा वो ये कह लें कि वो कहता है कि अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल इंटीरियर में सपोर्टिंग टिथ नहीं है और फॉर एग्जांपल प्रीमोलर आपका बन रहा है, जो आप जिसके ऊपर आप रेस्ट दे सकते हैं यानी इनडायरेक्ट रिटेनर दे सकते हैं, लेकिन वो फुलक्रम लाइन से थोड़ा सा करीब है, यानी वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो फिर आप बाईलैटरली दे दीजिए, यानी राइट साइड पे भी उसी दांत पे दे दें, लेफ्ट साइड पे भी उसी दांत पे इनडायरेक्ट रिटेनर दे दें। अब फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि फुलक्रम लाइन के करीब है, तो सिंगल जो इनडायरेक्ट रिटेनर होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसी तरह फिर आपका केनाइन रेस्ट आ जाते हैं। तो केनाइन के ऊपर आपने जब बनाना है तो इंक्लाइंड प्लेन का ख्याल रखना है और उसको प्रॉपर उसकी सीट करके, ताकि वो सारी फोर्सेस जो हैं वो लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल जाएं और कोई टिपिंग फोर्सेस ना लगे दांतों के ऊपर। और फिर वो एक और टाइप बता देता है केनाइन के ऊपर ही यूज़ करने की, कि फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट प्रीमोलर की मीजियल साइड पे जिस तरह उसने पिक्चर में दिखाया हुआ है एक रेस्ट दिया हुआ है, तो उसी से आप एक्सटेंशन निकाल के तो केनाइन को कवर कर रहे हैं। तो जो आपका 4 के ऊपर रेस्ट बना हुआ है वो आपको, यानी वो प्राइमरी रेस्ट है आपका जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और जो केनाइन को आपने कवर किया हुआ है वो आपकी जो है वो इनडायरेक्ट रिटेनर के तौर पे काम करेगा। अब फिर वो एक और पॉइंट ये भी बता देता है कि जब आपने एंटीरियर्स को कवर करना है यानी इनडायरेक्ट रिटेनर से, तो उसमें आपने हाफ द यानी उसकी हाइट से ऊपर यानी इंसाइजली नहीं लेके जाना। तो इतना ऊपर लेके जाएंगे तो फिर उस पर फोर्स पड़ेगी, तो ऑब्वियसली वो उस पर टिपिंग करवानी शुरू कर देगी। और फिर वो सिंगुलम बार्स और लिंगुअल प्लेट्स के बारे में बताता है। तो जब मेजर कनेक्टर पड़े थे तब भी उसमें भी उसने कहा था कि ये समवट इनडायरेक्ट रिटेनर का काम करता है, लेकिन क्योंकि इसमें प्रॉपर रेस्ट सीट्स बना के उस पर फोर्स नहीं लगा रहे होते, इसलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्योंकि एंटीरियर उसने दांत कवर किए होते हैं लिंगुअल साइड से, तो वहाँ से जब टिश्यू वर्ड मूव होने की कोशिश करेगा डेंचर आपका, तो ऑब्वियसली वो सारी फोर्स आपके एंटीरियर टीथ पे पड़ जाएगी और टिश्यू वर्ड मूवमेंट को वो रोक देगा। तो ऑब्वियसली जब एंटीरियर टिश्यू वर्ड नहीं मूव कर रहा, तो जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डेंचर है वो अवे फ्रॉम द टिश्यू मूव नहीं कर सकेगा। तो ये जो आपके लिंगुअल प्लेट और सिंगुलम बार्स हैं, ये इस तरह इनडायरेक्ट रिटेनर्स का काम करते हैं। फिर मॉडिफिकेशन एरियाज आ जाते हैं। तो उसमें उसने पहले भी जो एग्जांपल्स दी हैं उसमें यही जिस तरह उसने पिक्चर में दिखाया है कि जो राइट साइड पे आपका 6 है उसके ऊपर आपने प्राइमरी रेस्ट दिया हुआ है, लेफ्ट साइड के 5 के ऊपर प्राइमरी रेस्ट दिया हुआ है। अब राइट साइड का जो 4 है उसके ऊपर जब आपने रेस्ट देना है तो वो रेस्ट इटसेल्फ ही आपका इनडायरेक्ट रिटेनर का काम भी करेगा। तो इस केस के अंदर आपको सेपरेटली कोई इनडायरेक्ट रिटेनर देने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली वो रुगाई सपोर्ट का कहता है। तो वो कहता है कि कुछ जो हैं डेंटिस्ट या स्कूल ऑफ थॉट्स वैसे कहते हैं कि रुगाई क्योंकि आपके हार्ड पैलेट के ऊपर होते हैं और ऑब्वियसली केराटिनाइज्ड टिश्यू होता है, तो अगर उसको कवर कर ले आपका डेंचर तो एंटीरियरली टिश्यू वर्ड मूव नहीं करेगा और इसी तरह वो इनडायरेक्ट रिटेंशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो कहता है कि टिश्यू सपोर्ट जो है वो लेस इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू टूथ सपोर्ट। तो लेकिन वो आगे ये ज़रूर कहता है कि जब आप फॉर एग्जांपल अपर में डिस्टल एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं यानी डिस्टल एक्सटेंशन में डेंचर बना रहे हैं, तो लाजमी आपने फुल पैलेट कवरेज करनी है, यानी पैलेटल प्लेट यूज़ करनी है। तो उसमें फिर वो ज़्यादा आपकी क्योंकि एरिया कवर कर रहा है तो ज़्यादा रिटेंशन आएगी और अवे फ्रॉम द टिश्यू या टुवर्ड्स द टिश्यू की मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन वो यूजली कहता है कि इनडायरेक्ट रिटेनर आपने इस केस में भी देना है। सिर्फ रुगाई सपोर्ट से आपकी जो इनडायरेक्ट रिटेंशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी।